नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की तहों में उतर रहे हैं जिसने भारत की तकदीर पर बहुत गहरा असर डाला। हम बात कर रहे हैं लगभग 200 साल लंबे ब्रिटिश शासन की, भारत पर पड़े आर्थिक असर की। मतलब मोटे तौर पर 1757 से 1947 तक का समय। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत सामग्री है, वो काफ़ी गहराई से इस मुद्दे को देखती है। ये काफी उलझा हुआ विषय है, इस पर काफी बहस भी होती है। तो सवाल यही है कि इन 2 सदियों में भारत की अर्थव्यवस्था का आखिर हुआ क्या? क्या बदला, कैसे बदला, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये बदलाव भारत के लिए अच्छा था? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि जब अंग्रेज आए उस वक्त भारत आर्थिक तौर पर कैसा था। अक्सर सुनने में आता है और इन स्रोतों में भी ये बात है कि भारत उस वक्त एक तरह से दुनिया की औद्योगिक कार्यशाला था। हाँ, ये सुनने में शायद आज थोड़ा अजीब लगे, पर ये बात काफी हद तक सही है। मतलब भारत में जो चीजें बनती थीं, कपड़े खासकर सूती और रेशमी, या हाथ से बनी दूसरी शानदार चीजें, मेटल का काम, इनकी मांग पूरी दुनिया में थी, यूरोप तक। बिल्कुल, पूरे एशिया में, यूरोप में भारतीय माल की धूम थी। क्वालिटी, कारीगरी, सब कुछ बेमिसाल था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये पूरी तस्वीर ही उलट गई एकदम से, या धीरे धीरे हुआ ये? नहीं, एकदम से तो नहीं। इसके पीछे, जैसा स्रोत बताते हैं, एक सोची समझी रणनीति थी, ब्रिटिश नीतियां थीं। अच्छा, तो सबसे पहले उद्योगों की बात करते हैं, जिसे कहते हैं औद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट्स, ये तो बहुत मशहूर थे। हाँ, मशहूर तो थे, लेकिन हुआ ये कि ब्रिटिश नीतियों ने बहुत सचेत तरीके से, आप कह सकती हैं योजना बनाकर, इन भारतीय उद्योगों की कमर तोड़ी। कैसे? क्या किया उन्होंने? देखिए, दो तरफा मार पड़ी। एक तरफ ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में मशीनों से बना सस्ता माल वो लाकर भारत के बाजारों में भर दिया गया। अच्छा। और दूसरी तरफ जो भारत में बना सामान था, चाहे वो बाहर भेजा जा रहा हो या देश के अंदर बिक रहा हो, उस पर भारी टैक्स लगा दिए, चुंगी लगा दी। ओह। और ब्रिटेन से आने वाले माल पर उस पर या तो कोई टैक्स नहीं था या बहुत मामूली सा। तो क्या हुआ? उनका माल सस्ता, हमारा महंगा। इसे कहते हैं एक तरफा मुक्त व्यापार। मतलब फ्री ट्रेड सिर्फ उनके लिए। तो ये जानबूझकर किया गया, मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि भारतीय उद्योग बैठ गए। और लोगों पर क्या असर हुआ इसका, जो कारीगर थे? हाँ, स्रोत तो बिल्कुल यही कहते हैं कि ये एक सचेत नीति थी। नतीजा बहुत भयानक। लाखों की संख्या में जो कुशल कारीगर थे हमारे, बुनकर, रंगरेज, मेटल का काम करने वाले, शिल्पकार, वो सब बेरोजगार हो गए। लाखों में? हाँ, लाखों में। उनकी जो सदियों पुरानी कला थी, हुनर था, उसकी कोई कदर नहीं रही। वो शहरों से, कस्बों से उजड़ कर बेचारे गांव की तरफ भागे। खेती पर बोझ और बढ़ गया। कोई खास मिसाल है इसकी? कोई ऐसा उद्योग जो पूरी तरह खत्म हो गया हो? हाँ, एक बहुत मशहूर और दुखद उदाहरण है बंगाल के मलमल उद्योग का। ढाका का मलमल। हाँ, सुना है उसके बारे में। बहुत बारीक होता था। इतना बारीक कि कहते हैं पूरी थान एक अंगूठी से निकल जाती थी। पूरी दुनिया में मांग थी, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने, खासकर इंग्लैंड की लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए, इस उद्योग को लगभग खत्म ही कर दिया। सिर्फ एक उद्योग नहीं, मतलब एक पूरे कला ही खत्म हो गई। हाँ, एक संस्कृति मिट गई। तो ये तो हुई उद्योगों की बात। अब आते हैं खेती पर, जो उस वक्त अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। क्या वहाँ हालात कुछ बेहतर थे? नहीं, दुर्भाग्य से वहां भी तस्वीर कुछ अच्छी नहीं है, बल्कि शायद और बिगड़ी। उद्योगों के उजड़ने से जमीन पर बोझ तो बढ़ाई, जैसा मैंने कहा, ऊपर से अंग्रेजों ने जमीन से लगान वसूलने के ऐसे नए नए तरीके लागू किए जिनका मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़कर ब्रिटिश खजाने तक पहुंचाना। किसानों की भलाई से कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल नहीं। खेती सुधरे, किसान का भला हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। ये कौन से तरीके थे? अलग अलग नाम सुने हैं मैंने, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये सब। हाँ, मुख्य रूप से 3 सिस्टम थे जिनका जिक्र स्रोत बार बार करते हैं। थोड़ा बहुत फर्क था अलग अलग इलाकों में, पर निचोड़ एक ही था। एक था स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया। इसमें क्या था? इसमें जमीन का मालिक जमींदारों को बना दिया गया और सरकार ने उनसे वसूल की जाने वाली लगान की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी, परमानेंट। अच्छा, फिक्स कर दी तो ये तो अच्छा हुआ होगा शायद। लगता तो है। सरकार ने अपनी आमदनी पक्की कर ली,
लेकिन पेच ये था कि सरकार ने जमींदार से कितना लेना है ये तो तय कर दिया, पर जमींदार आगे किसान से कितना वसूलेगा इस पर कोई रोक नहीं लगाई। तो मतलब जमींदारों ने मनमानी की। बन गए और किसान पिसता गया। और दूसरी व्यवस्थाएं, रैयतवाड़ी क्या थी? हाँ, दूसरी थी रैयतवाड़ी प्रणाली। रैयत मतलब किसान। ये मद्रास, बॉम्बे और कुछ दूसरे इलाकों में थी। इसमें जमींदार बीच में नहीं थे, किसान सीधे सरकार को लगान देते थे। ये तो सुनने में बेहतर लग रहा है। कागज पर शायद, लेकिन असलियत में लगान की दरें मतलब टैक्स रेट बहुत ज्यादा थी। अक्सर उपज का 50% या उससे भी ज्यादा। 50%? हाँ, और सबसे बुरी बात ये कि फसल अच्छी हो या खराब हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, किसान को लगान देना ही पड़ता था, नकद में। अगर नहीं दे पाए तो जमीन जब्त। ये तो बहुत सख्त था। और तीसरी, महलवाड़ी। तीसरी मुख्य प्रणाली थी महलवाड़ी प्रणाली। ये उत्तर पश्चिम प्रांत मतलब आज का यूपी, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों में थी। महल मतलब गांव या गांव का समूह। इसमें लगान पूरे गांव या महल पर एक साथ तय होता था और उसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया या लंबरदार की होती थी। यहां भी लगान की दरें बहुत ऊंची थीं और वसूली बहुत सख्ती से होती थी। तो मतलब नाम अलग अलग थे, स्थायी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, लेकिन नतीजा एक ही निकला, किसान की बर्बादी। बिल्कुल। इन तीनों सिस्टम्स का मिला जुला नतीजा यही हुआ कि भारतीय किसान भयानक गरीबी और कर्ज के एक ऐसे चक्कर में फंस गया जिससे निकलना नामुमकिन था। जमीन भी हाथ से जाती रही होगी। हाँ, धीरे धीरे जमीन किसानों के हाथ से निकलकर साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के हाथ में जाने लगी। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया और क्योंकि लगान कैश में देना होता था तो किसानों को अक्सर फसल कटते ही अपनी उपज बहुत सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती थी। और इसी सब का नतीजा शायद अकाल के रूप में भी सामने आया। स्रोत अकालों के बारे में क्या बताते हैं? ये बहुत भयानक चीज थी। हाँ, ये बहुत ही भयावह पहलू है। स्रोत साफ बताते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत में अकाल ज्यादा बार पड़े और ज्यादा भयानक थे। पहले भी पड़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ते थे, लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी तीव्रता दोनों बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? कई कारण थे। एक तो जैसा मैंने कहा, लगान की ऊंची दरें और वसूली की सख्ती। इसने किसानों की कमर तोड़ दी। उनके पास बुरे वक्त के लिए सूखा पड़ने पर कुछ बचता ही नहीं था। दूसरा, अंग्रेजों ने किसानों को खाने पीने की फसलें जैसे अनाज, दालें, इनको उगाने की जगह नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाने पर जोर दिया या मजबूर किया। अच्छा, उसकी बात करेंगे अभी। और तीसरा, रेलवे बन तो गई थी, लेकिन अकाल के समय अनाज को कमी वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए उसका सही इस्तेमाल करने की न तो नियत थी, न शायद वैसी व्यवस्था। मुनाफा पहले देखा जाता था। कोई बड़ा अकाल जिसका जिक्र हो? 1876 से 1878 का भयानक अकाल, जिसमें कहते हैं 50 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ये सबसे दुखद उदाहरण है। फिर 1896-97 में, 1899-1900 में कई बड़े अकाल पड़े। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं थी, ये काफी हद तक कह सकते हैं कि पॉलिसी की वजह से हुई आपदाएं थी। ये तो वाकई दिल दहला देता है। आपने अभी नकदी फसलों का जिक्र किया। हाँ। ये कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या था और इसने कैसे हालात और बिगाड़े? सुनने में तो लगता है कि कैश क्रॉप उगाने से किसान को पैसा ज्यादा मिलता होगा। देखिए, कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब था कि किसान अब वो फसलें ज्यादा उगाने लगे जो बाजार में बेचने के लिए थी, न कि अपने घर के इस्तेमाल या गांव की जरूरत के लिए। अंग्रेजों ने किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, कई बार मजबूर भी किया, जिनकी जरूरत ब्रिटेन के उद्योगों को थी। अच्छा, जैसे कौन सी फसलें? जैसे कपास। ब्रिटेन की कपड़ा मिलों को कच्चा माल चाहिए था। खासकर जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ और वहां से कपास आनी बंद हो गई तो भारत पर जोर बढ़ गया। और नील यानी इंडिगो, कपड़ों को रंगने के लिए। बिहार और बंगाल में तो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इसके खिलाफ बड़े विद्रोह भी हुए। चंपारण सत्याग्रह याद होगा आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर जूट, बोरियां वगैरह बनाने के लिए बंगाल इसका बड़ा सेंटर बना। अफीम हाँ, अफीम। इसे चीन को बेचते थे अंग्रेज, जबरदस्त मुनाफा कमाते थे, भारत में नहीं चीन में बेचकर। इसके सामाजिक परिणाम चाहे कितने भी बुरे हों। फिर चाय, कॉफी, गन्ना, ये सब भी थे। लेकिन क्या इससे किसान को फायदा हुआ? पैसा मिला उसे? स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो इन फसलों की खेती में लागत ज्यादा आती थी, फिर बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव बहुत था और अक्सर किसानों को अपनी उपज बहुत कम दाम पर बिचौलियों या अंग्रेज व्यापारियों को बेचनी पड़ती थी। असली मलाई तो वो खाते थे। और नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जिन खेतों में पहले खाने का अनाज उगता था, चावल, गेहूं,
दालें, वहां अब ये नकदी फसलें उगने लगी। तो देश में खाने के अनाज की पैदावार कम हो गई। ओह, मतलब खाने की कमी हो गई। हाँ, खाने की चीजें महंगी हुई और अकाल का खतरा और बढ़ गया। तो ये वाणिज्यीकरण ज्यादातर भारतीय किसान के लिए एक फंदा ही साबित हुआ, फायदा नहीं। तो मतलब उद्योग तबाह हो गए, खेती भी बदहाल हो गई, तो जो पैसा भारत में पैदा हो रहा था या जो संसाधन थे, क्या वो भारत में ही रह रहे थे या कहीं और जा रहे थे? यही पर वो धन की निकासी वाली बात आती है ना। हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नेहरूजी ने जिसका जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। ये ब्रिटिश राज के आर्थिक शोषण का शायद सबसे अहम और विवादास्पद पहलू है। हाँ, धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सीधा सा मतलब है कि भारत की दौलत, भारत के संसाधन लगातार एक तरफा तरीके से भारत से इंग्लैंड जा रहे थे। एक तरफा मतलब? बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ, बदले में भारत को कोई बराबरी का आर्थिक या कमर्शियल फायदा नहीं मिल रहा था। ये एक तरह का अदृश्य लेकिन लगातार बहने वाला फाइनेंशियल फ्लो था, जिसने भारत को अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन ये पैसा जा कैसे रहा था, किस रूप में? स्रोत इसके कई रास्ते बताते हैं। सबसे बड़ा था होम चार्जेस के नाम पर। एक बहुत बड़ी रकम हर साल भारत के खजाने से इंग्लैंड भेजी जाती थी। होम चार्जेस, इसमें क्या क्या आता था? इसमें कई चीजें थीं, जैसे भारत में जो ब्रिटिश सिविल और मिलिट्री अफसर काम करते थे, उनके वेतन का एक हिस्सा, उनकी पेंशनें। फिर लंदन में एक इंडिया ऑफिस था जो भारत का शासन चलाता था, उसका पूरा खर्चा। मतलब भारत पर शासन करने का खर्चा भी भारत ही दे रहा था और वो पैसा इंग्लैंड जा रहा था। बिल्कुल। और सुनिए, भारत के लिए ब्रिटेन में जो फौजी सामान या दूसरा सामान खरीदा जाता था, उसकी कीमत, और भारत सरकार ने जो कर्जे लिए हुए थे, ज्यादातर ब्रिटेन से ही, उन पर दिया जाने वाला ब्याज, ये सब होम चार्जेस में शामिल था। ये तो बहुत बड़ी रकम होती होगी। हाँ, बहुत बड़ी। दूसरा तरीका था व्यापार के जरिए। जैसा हमने बात की, व्यापार की शर्तें भारत के खिलाफ थी। हम सस्ता कच्चा माल भेजते थे, महंगा तैयार माल खरीदते थे। अगर कभी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो भी गया, जिसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं, तो वो पैसा भारत में वापस आता था? नहीं, वही तो बात है। वो मुनाफा भी भारत में वापस इन्वेस्ट होने के बजाय इन्हीं होम चार्जेस को चुकाने में या ब्रिटिश कंपनियों के मुनाफे के तौर पर बाहर चला जाता था। अच्छा, और कोई तरीका? हाँ, तीसरा, भारत में जो ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी, रेलवे में, चाय बागानों में, खदानों में, उस पर जो मुनाफा होता था, वो भी इंग्लैंड वापस चला जाता था। तो मतलब भारत जो भी कमा रहा था या जो उसके अपने संसाधन थे, वो लगातार देश से बाहर जा रहे थे। हाँ। इसका कुल असर क्या हुआ फिर? असर बहुत गहरा और विनाशकारी। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे शुरुआती नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने हिसाब लगाकर बताया कि ये निकासी कितनी बड़ी थी। अनुमान अलग अलग हैं, पर माना जाता है कि भारत की नेशनल इनकम का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाहर चला जाता था। और इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भारत में पूंजी जमा ही नहीं हो पाई, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब देश के विकास के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। भारत लगातार गरीब होता गया, जबकि ब्रिटेन इसी पैसे से और अमीर और ताकतवर बनता गया। ये एक सिस्टमैटिक लूट थी, अगर आप स्रोतों को देखें। लेकिन एक बात और है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइनें बिछाएं, सड़कें बनवाएं, बंदरगाह बनाए, टेलीग्राफ लाइनें डाली। इसे तो विकास कहेंगे ना? क्या इन स्रोतों में इस पहलू पर भी बात है? हाँ, इस पर बात है, और ये एक जरूरी सवाल है। ये सच है कि अंग्रेजों ने भारत में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खासकर रेलवे का जाल तो बहुत बड़ा बिछाया। ऊपर से देखने पर यह विकास लगता है, और इसके कुछ फायदे आम लोगों को भी हुए होंगे, जैसे सफर आसान हुआ। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस कथित विकास के पीछे असली मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था। और वो मकसद क्या था उनके हिसाब से? मकसद भारत का भला करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हितों को साधना था, प्राइमरीली। जैसे रेलवे क्यों बनाए? रेलवे के मुख्य कारण थे, पहला, देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल, कपास, जूट, अनाज, मिनरल्स बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाना, ताकि उसे आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके। अच्छा। दूसरा, इंग्लैंड में बना तैयार माल बंदरगाहों से देश के कोने कोने में बैठे कंज्यूमर तक पहुंचाना, ताकि भारतीय उद्योगों को कोई मौका ही न मिले। और तीसरा, फौज और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों को जरूरत पड़ने पर तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ताकि किसी भी विद्रोह या गड़बड़ी को आसानी से कुचला जा सके। मिलिट्री कंट्रोल। तो रेलवे लाइनों के रूट भी इसी हिसाब से तय हुए होंगे। बिल्कुल, ना कि भारतीय लोगों या उद्योगों की जरूरत के हिसाब से। और एक और बात, रेलवे बनाने में जो पैसा लगा, वो भी ज्यादातर ब्रिटिश इन्वेस्टर्स का था, जिस पर भारत सरकार ऊंची दर पर गारंटीड ब्याज देती थी। ये भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही एक और तरीका था। अच्छा, और सड़कें, बंदरगाह, टेलीग्राफ? उनका विकास भी
मुख्य रूप से व्यापार और सेना की जरूरतों को ही ध्यान में रखकर किया गया। टेलीग्राफ तो खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी था उनके लिए। तो मतलब ये जो विकास दिखता है वो दरअसल भारत को और बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट करने और उस पर कब्जा बनाए रखने का एक औजार ज्यादा था। ये तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, स्रोत काफी हद तक इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई, ये सच है, लेकिन उसका फायदा किसे मिला और किस कीमत पर मिला, ये देखना जरूरी है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ा जरूर, लेकिन एक गुलाम और कच्चे माल सप्लायर की हैसियत से, बराबरी के पार्टनर की हैसियत से नहीं। हमने उद्योगों की बात की, खेती की, पैसे की निकासी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। भारत का अपना जो व्यापार था, वाणिज्य था, जो भारतीय व्यापारी थे, उनका क्या हुआ इस दौरान? क्या वो खत्म हो गए? पूरी तरह खत्म तो नहीं हुए, लेकिन उनकी भूमिका, उनकी हैसियत बहुत बदल गई। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय व्यापारी एशिया के व्यापार में और कुछ हद तक यूरोप के साथ व्यापार में भी काफी एक्टिव और प्रभावशाली थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद स्थितियां बदली। कैसे? एक तो जैसा हमने पहले बात की, भारत अब तैयार माल बेचने वाला नहीं रहा, कच्चा माल बेचने वाला बन गया। तो भारतीय व्यापारी अब ज्यादातर क्या बन गए? अंग्रेजी एक्सपोर्ट फर्मों के एजेंट बन गए या छोटे मोटे सप्लायर। बड़े मुनाफे वाला जो विदेशी व्यापार था उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अच्छा। दूसरे, देश के अंदर भी जो व्यापार से जुड़ी सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग, इन सब पर ब्रिटिश कंपनियों का दबदबा हो गया। भारतीय व्यापारियों के लिए उनके साथ कंपटीशन करना बहुत मुश्किल था। और जो पारंपरिक बैंकर थे, सेठ साहूकार? हाँ, जो पारंपरिक बैंकिंग और हुंडी का कारोबार करते थे, उनको भी नई वेस्टर्न बैंकिंग प्रणाली से कड़ी टक्कर मिली। कुछ ने वक्त के साथ खुद को बदला, जैसे मारवाड़ी या चेटियार समुदाय के लोगों ने, लेकिन कई पिछड़ गए। तो कुल मिलाकर भारतीय व्यापार और वाणिज्य का जो दबदबा था वो कम हुआ और वो ब्रिटिश आर्थिक हितों के अधीन हो गया। इतनी सारी नकारात्मक बातें हमने की, सुनकर लगता है कि क्या इस पूरे दौर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी सकारात्मक नहीं था? क्या स्रोत किसी ऐसी चीज का जिक्र करते हैं जो शायद अप्रत्यक्ष रूप से ही सही आगे चलकर फायदेमंद रही हो? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। स्रोत ये मानते हैं कि इन विनाशकारी आर्थिक नीतियों के बावजूद, या शायद इन्हीं की वजह से, कुछ ऐसे बदलाव भी आए जिनके दूरगामी, अनपेक्षित, अनइंटेंडेड परिणाम हुए। जैसे कि? एक, अंग्रेजी शिक्षा और नई प्रशासनिक नौकरियों की वजह से, जैसे क्लर्क, वकील, टीचर, डॉक्टर, एक नया पढ़ा लिखा भारतीय मध्यम वर्ग उभरा, मिडिल क्लास। हाँ। ये वर्ग पश्चिमी विचारों के संपर्क में आया, जैसे राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समानता। हालांकि शुरू में ये वर्ग काफी हद तक अंग्रेजों का समर्थक था, लॉयल था, लेकिन धीरे धीरे यही वर्ग ब्रिटिश शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला बना। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व इसी वर्ग ने किया आगे चलकर। ये तो एक अहम बात है। और कुछ? दूसरा, तमाम रुकावटों के बावजूद 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने आधुनिक कारखाने लगाए, जैसे जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट लगाया, टिस्को, या बॉम्बे और अहमदाबाद में पारसी और गुजराती व्यापारियों ने सूती कपड़ा मिलें खोली। हाँ, ये तो बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल, ये उस अंधेरे दौर में आत्मनिर्भरता की छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शुरुआतें थीं। और शायद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष परिणाम राष्ट्रवाद का उदय था, नेशनलिज्म का। बिल्कुल, अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण की नीतियां थीं, चाहे वो उद्योगों का विनाश हो, किसानों की बदहाली हो, धन की निकासी हो, इन सब ने आम भारतीय को ये महसूस कराया कि उनकी गरीबी का, उनके पिछड़ेपन का कारण ये विदेशी शासन है। एक साझा दुश्मन दिखा उन्हें। हाँ, एक साझा एहसास, एक साझा गुस्सा पैदा हुआ। इसी ने अलग अलग क्षेत्रों, धर्मों और भाषाओं के लोगों को एक साथ लाया और भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, उसे मजबूत किया। लोगों को समझ आने लगा कि जब तक ये विदेशी राज रहेगा, उनकी आर्थिक हालत सुधर नहीं सकती। तो कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण ने ही राजनीतिक आजादी की लड़ाई की नींव रखी। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इसका लब्बुलुआब क्या निकलता है? अगर हमें ब्रिटिश राज के आर्थिक असर को कुछ लाइनों में बताना हो तो स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बहुत साफ तौर पे ये तस्वीर पेश करते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंत तक भारत, जो कभी एक कह सकते हैं समृद्ध और काफी हद तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र था, वो एक पिछड़ी हुई, गतिहीन और पूरी तरह से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर निर्भर एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कॉलोनियल इकोनॉमी में बदल चुका था।
मतलब भारत का रोल बस इतना रह गया था कि वो ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल सप्लाई करे हाँ, और फिर उन्हीं कारखानों में बने तैयार माल के लिए अपना बाजार दे। एक मार्केट बन के रह गया। एकदम सही। भारत की अपनी जरूरतें, अपना विकास, वो एजेंडा में कहीं था ही नहीं। स्रोत में दिए गए आंकड़े, हालांकि उन पर थोड़ी बहस हो सकती है, पर वो यही दिखाते हैं कि इस पूरे दौर में भारत की प्रति व्यक्ति आय या तो गिरी या ठहरी रही, जबकि दुनिया के दूसरे देश तरक्की कर रहे थे। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये आम बात हो गई। जैसा कि स्रोत सामग्री की एक समरी टेबल में भी है, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर, ट्रेड या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, हर पैमाने पर ब्रिटिश शासन से पहले और बाद की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क दिखता है, और ज्यादातर ये फर्क नेगेटिव है। हाँ, नकारात्मक ही है। तो कुल मिला के इस गहरी पड़ताल से ये बात साफ उभरती है कि ब्रिटिश शासन ने भारत के आर्थिक ढांचे को तोड़ा मरोड़ा अपने फायदे के लिए। आर्थिक निकास, उद्योगों का खात्मा, कृषि का संकट, ये सब उसी बड़ी कहानी के हिस्से थे जिसने भारत को दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों की कतार में लाके खड़ा कर दिया। हाँ, ये तस्वीर का एक बेहद स्याह पहलू है और ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा हमने आखिरी में बात की, इतिहास की विडंबना देखिए कि इसी अंधेरे दौर में, इसी शोषण की कोख से भारत में एक नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना ने भी जन्म लिया। हाँ, ये भी सच है। नए पढ़े लिखे वर्ग उभरे जिन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। राष्ट्रवाद की भावना पनपी जिसने आखिरकार आज़ादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। तो कह सकते हैं कि दमन ने अनजाने में ही प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के बीज बो दिए थे। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि 2 सदियों तक चले इस गहरे आर्थिक बदलाव का असर, इसकी विरासत आज के आज़ाद भारत पर कहाँ-कहाँ और किस-किस रूप में महसूस होती है। क्या हमारी आज की जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उस इतिहास से जुड़ी हैं, या ये भी सोचें कि अगर भारत पर यह औपनिवेशिक शासन ना हुआ होता तो क्या भारत का आर्थिक विकास किसी दूसरे, शायद ज्यादा आत्मनिर्भर रास्ते पर चल सकता था? क्या होता? खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।